अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, वेलकम बैक टू द चैनल एड्रेनलिन ऑटोज़। अच्छा बॉयज़, आज की वीडियो जो है ये जैसे कि टाइटल और थंबनेल से आप लोगों ने देख लिया होगा, ये ज़ुहैब तारिक के कावासाकी निंजा H2 का एक ओनर्स रिव्यू है। अच्छा, रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से 1-2 बातें मैंने शेयर करनी है। ये वीडियो जो है एक्चुअली ये पहले की एक रिकॉर्डेड वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है जो कि मैंने पोस्ट नहीं की। रीज़न बीइंग कि ये वीडियो जो है रिव्यू, ये बिल्कुल एक अनप्लान्ड रिव्यू था। ऑन स्पॉट उनसे मैंने बस पूछा था कि यार मुझे इसका ना एक ओवरव्यू आप बाइक का दें फॉर द व्लॉग। लेकिन उन्होंने माशाल्लाह बड़ा एक अच्छा डिटेल्ड रिव्यू मुझे दिया, वो रिकॉर्ड किया मैंने। बट द थिंग इज़ क्योंकि अनप्लान्ड था तो मैं अपना ट्राइपॉड नहीं लेके गया था। हमने कोई लोकेशन नहीं अच्छी डिसाइड की जहाँ पे ट्रैफिक नॉइज़ वगैरह ना आए। तो इस वीडियो के अंदर ट्रैफिक नॉइज़ भी है और प्रॉपर फ्रेम नहीं सेट क्योंकि ट्राइपॉड के ऊपर नहीं था। सिंपल हैंड हेल्ड फ़ोन से मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो आई थिंक आप लोगों से वीडियो शेयर करनी चाहिए। जी अस्सलाम जी वालेकुम सलाम। ज़ुहैब भाई, एज़ वी नो कि आपने रिसेंटली ये बाइक परचेज़ की है, तो काइंडली अपना परचेज़ डिसीजन बताएं। तो 3 वीक्स हो गए मुझे माशाल्लाह बाइक लिए हुए, और इससे पहले मेरे पास 21 10R था। तो 1000 सीसी चलाते हुए नॉर्मल एस्पिरेटेड इंजन वाली मुझे तकरीबन 3 साल हो गए थे। 1 साल मैंने 16 10R चलाया था और 2 साल मैंने 21 10R रखा था। तो मैं चाह रहा था कि यार अब मेरी एज भी ऐसा ऐसा हम जा रहे हैं उस एज की तरफ कि जहाँ पे एक टाइम आता है कि आपको ना फिर हाइपर बाइक्स जो हैं, या तो आप हाइपर बाइक्स छोड़ के तो किसी दूसरी कैटेगरी की बाइक्स में चले जाते हैं, जिस तरह स्ट्रीट नेकेड बाइक्स हैं या टूरिंग बाइक होती हैं। तो मैं चाह रहा था कि एक दफ़ा छोड़ने से पहले जो है ना, मैं हाइपर नेकेड में जो सबसे हाइपर नेकेड कह रहा हूँ, जो हाइपर क्लास में सबसे फास्टेस्ट बाइक है H2, उसको भी चखा जाए, उसका मज़ा भी लिया जाए। तो फिर मैंने जिस प्राइस ब्रैकेट में मेरी वो बिकी थी उसमें 16 मॉडल बड़ा इजीली आ रहा था, तो मैंने फिर 16 मॉडल परचेज़ किया। और ये अवेलेबल भी बहुत कम है पाकिस्तान में। हमने बहुत ढूंढा H2, जिनके पास है कोई बेचने को तैयार ही नहीं है। और कराची में जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइसेस हैं, वो तकरीबन ऑलमोस्ट 85 लाख मांग रहे थे 16 मॉडल का, तो जो कि थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था हमें। लेकिन इंपोर्ट अभी पाकिस्तान की बंद है और H2 कोई सेल नहीं कर रहा, तो एक इसकी प्राइस जो है वो बड़ी हाई हो गई हुई है इस टाइम। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो इंटरनेशनल मार्केट में भी, क्योंकि H2 एक कलेक्टेबल आइटम समझी जाती है, क्योंकि दिस इज़, अगर स्पोर्ट्स बाइक में आए तो ये एक टॉप टियर पे है, और इससे ऊपर सिर्फ हाइपर बाइक्स हैं जो H2R, जो स्पेशल ट्रैक बाइक्स हैं, ऐसी ही है। ऐसे ही है। H2 जो है वैसे भी इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो थोड़ी सी दूसरी बाइक से निस्बत कम होती है, यानी यूनिट्स कम बनाए जाते हैं कंपनी की तरफ से। सबसे कम वो H2R के बनाते हैं, और ZX10RR, ये दो ऐसी बाइक्स हैं जिनके यूनिट बड़े कम प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय कंपनी इटसेल्फ। फिर H2 है तीसरे नंबर पे। फिर उसके बाद जो है वो 10R है, वो सबसे ज़्यादा बिकने वाला बाइक है, इसलिए ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो ये मैं वो नंबरिंग बता रहा हूँ कि कम पे कौन टॉप है, यानी कम किसके प्रोड्यूस होते हैं, तो इसीलिए ये ओवरऑल वैसे भी कम है। तो फिर जब किसी कंट्री में इंपोर्ट किए जाते हैं तो वहाँ पे भी नंबर ऑफ यूनिट जो है वो कम होते हैं, इंपोर्ट करने वाले बंदे जो हैं इसके कम होते हैं, या वो लोग जो इसकी ख्वाहिश करते हैं। तो मैं क्योंकि अब एक 3 साल से चला रहा था नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की 1000 सीसी, तो मैं चाह रहा था कि यार एक डिफरेंस और फील किया जाए। और नो डाउट कि अगर आप जब पावर से यूज टू हो जाते हैं ना, नॉर्मल 1000 भी मैं चला चला के उसकी पावर से इतना यूज टू हो गया था कि अब मुझे ना वो एक टाइम आता है कि आपको फास्ट लगना बंद हो जाता है। हालांकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। तो फिर क्योंकि ये आपके अंदर ना मोर पावर की एक हंगर क्रिएट कर देती है, तभी मैं H2 पे गया। और इसके बाद एक गैप ज़रूर लूँगा मैं, क्योंकि जब आहिस्ता आहिस्ता जब मैं इसको चलाता रहूँगा, अभी तो मैं इस पर बहुत डर रहा हूँ क्योंकि इसकी पावर टू मच है नॉर्मल 1000 से। तो सिंस ये एक सुपरचार्ज इंजन है, क्या एक मिसकंसेप्शन होता है पाकिस्तान में स्पेशली कि टर्बोचार्ज और सुपरचार्ज जो फोर्स इंडक्शन वाले इंजन हैं वो बहुत फ्रेजाइल है। इसके ऊपर मैं गलत कह रहा हूँ, या इसके ऊपर मेरी थोड़ी सी काइंडली करेक्शन करें। मसला ये है पाकिस्तान में टर्बो या सुपरचार्ज इंजन्स का कि ये हमारे मुल्क के फ्यूल के लिहाज से ट्यून नहीं होते। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, सब समझ जाएंगे। जब 2016 में पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम सिविक लॉन्च हुई थी टर्बो, उसके अंदर नॉकिंग के इशू आए थे। वो नॉकिंग के इशू इसलिए आए थे, जितनी भी ECUs होती हैं ना, ये बाहर ही डिज़ाइन होती हैं, इनके अंदर जितने भी मैप्स होते हैं बाहर ही होते हैं। आपकी मुल्क के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरर है, होंडा टोयोटा, इनकी ECUs भी बाहर से प्रोग्राम होकर आती हैं,
पाकिस्तान में प्रोग्राम नहीं हो रही, वो यहाँ के फ्यूल के लिहाज से होती नहीं है। जब टर्बो लॉन्च हुई तो पाकिस्तान फ्यूल के साथ वो मैच नहीं कर पाया, तो उसमें नॉकिंग के इशू आए। कुछ लोगों ने जो मैक्स पावर हैं यहाँ पे लाहौर में या और जो डायनो ट्यूनर्स हैं उनके पास लेके गए, उन्होंने ट्यून करवाई पाकिस्तान फ्यूल के ऊपर, उनकी गाड़ियाँ ठीक हो गई। होंडा ने जो है 19 में इसकी ECU रिवाइज़ की थी, और उसके बाद जो उन्होंने मैप्स बनवाए थे पाकिस्तान के लिए फ्यूल के लिहाज से, वो उन्होंने 16, 17, 18 में भी फ्लैश किए, वो भी ठीक हो गई। बात यह है कि जिस मुल्क में वो टर्बो इंजन आ रहा है, सुपरचार्जर इंजन है, उस मुल्क के फ्यूल के ऊपर आप उसकी ECU ट्यून कर लो, सब मसले हल हो जाएंगे। बहुत ही स्मूथ इंजन हो जाता है। ये बाइक को मैंने भी इनिशियल फ्लैश दिया पाकिस्तानी फ्यूल के ऊपर, और आज इसका जो डाटा कलेक्ट हुआ है इसके ऊपर मैं दोबारा इसको फ्लैश करूँगा। हम जो हैं वो पाक पीक परफॉर्मेंस के नाम से बाइक फ्लैश कर भी रहे हैं पाकिस्तान में, और वी आर द फर्स्ट जो सुपर बाइक्स फ्लैश कर रहे हैं ECU। पावर कमांडर नहीं मैं बात कर रहा, हम प्रॉपर ECU फ्लैश करते हैं। तो इसकी ECU भी जब पूरी फ्लैश हो जाएगी तो पाकिस्तानी फ्यूल के ऊपर इतना स्मूथ चलेगा, और इस फ्यूल के ऊपर इसकी इंजन की लाइफ मैक्सिमम होगी, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी वो दूसरे इश्यूज आते हैं लोगों को कि यहाँ पे आके हाई ऑक्टेन उस लेवल का नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे जिस फ्यूल के ऊपर ये ट्यून होगी उसके लिहाज से ये परफॉर्म करेगी, और इंजन में कोई नॉक का इशू नहीं होगा इसके, और ये थ्रू आउट RPM टू RPM बड़ा स्मूथ जाता है। एक क्वेश्चन आपने क्योंकि प्राइस की मेंशन किया था, जी इफ यू आर कंफर्टेबल तो आप शेयर करना चाहेंगे आपने किस में किया? मुझे ये बाइक कॉस्ट किया 75 का, लेकिन अभी ये मुझे इससे ज़्यादा महंगा कॉस्ट करने वाला है, क्योंकि मैंने से कार्बन के कुछ पार्ट्स मंगवाए हैं, जिसमें ये पूरे टेल, इसका ये मिड वाला पार्ट, ये साइड वाले 2 पार्ट, और ये छोटा पार्ट ये है, ये 4 पीस पे इसकी टेल है। ये चारों पीस मैंने कार्बन के मंगवाए हैं। इसके अलावा इसका फ्रंट नोज कार्बन का है, यहाँ पे विंग्स मंगवाए हैं, और यहाँ पे विंगलेट लगता है H2R वाला इस जगह पे नीचे। तो जब ये सारे पीस कार्बन के आ जाएंगे, और फ्रंट पे अगर आप आएँ तो फ्रंट पे इसके ये 2 प्लास्टिक के पीस हैं, ये भी मैंने कार्बन के मंगवाए हैं जो इसकी नोज के साथ मैच कर देंगे। तो जब ये सारा कार्बन का सामान सबसे ज़्यादा महंगा सामान है, तो जब ये भी लग जाएगा तो ये अराउंड मुझे 80 की कॉस्ट कर जाएगी, तकरीबन 5 लाख रुपए का इस पे कार्बन का सामान ऐड होगा। तो वैसे ही बहुत एक एक्सपेंसिव चीज़ होती है, लेकिन उससे परफॉर्मेंस भी एनहांस होती है, और ज़्यादा लाइट वेट हो जाए। मैंने तो खूबसूरती के लिए मंगाया, क्योंकि कार्बन नो डाउट कि वो लाइटेस्ट मटेरियल है और स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन उससे जो खूबसूरती निकलती है ना वो बहुत ही अच्छी है। वो तो हर किसी की पर्सनल प्रेफरेंस होती है। आपको और मुझे कार्बन पसंद आएगा, हो सकता है किसी थर्ड बंदा देखे, जैसे फिलहाल वो एक H2 पार्क है जो जुनेद भाई वाला है, उसका फ्रंट एंड कार्बन का है। हाँ जी, ठीक है, तो हो सकता है किसी को वो देख के लगे कि यार ये वाला बाइक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये शाइन का है। बाकी हो सकता है बाकियों को मैट फिनिश अच्छी लग रही हो जो एक कार्बन में। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसके अंदर कोई एड ऑन्स हैं या जो जिस तरह कंपनी से एड ऑन्स हैं, कुछ एड ऑन्स मुझे मिले हैं, जिस तरह इसकी ये वाली ग्रिप चेंज है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो ये फ्रंट ब्रेक लीवर है ना, अच्छा स्टॉक में भी ब्रेम्बो का आता है, लेकिन ब्रेम्बो के अंदर भी क्लासेस होती हैं, मतलब स्टेजेस होती हैं। ये जो नॉर्मल इसको H2 को लगाता है ये उससे ऊपर का है, ये RCS कोर्ट इसका जो भी नाम है। तो ये बेसिकली रेसिंग एडिशन में आ जाता है। इसकी जो पावर है ब्रेकिंग की वो बड़ी अग्रेसिव हो जाती है थोड़ी सी। अच्छा, और ये सिंपल ये पेयर में आती है या सिंपल ब्रेक वाला है? और नहीं, स्टॉक है, ब्रेक अलग आती है और क्लच अलग आता है, लेकिन तो क्लच लीवर ये स्टॉक है, पर H2 में जो है क्लच लीवर भी आता है हाइड्रोलिक, मतलब ये भी ऑयल से ऑपरेट होता है, इसकी वायर ऑयल नहीं होती। तो ये स्मूथनेस में भी ज्यादा अच्छा होगा। हाँ जी, और रिलायबिलिटी में भी मैं ख्याल से, क्योंकि वायर वाला जो होता है उसका दूसरे जो वायर वाले होते हैं ना उसका हमें फ्री प्ले एडजस्ट करना पड़ता है यहाँ से, इसका फ्री प्ले होता ही नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोलिक है। हाइड्रोलिक में फ्री प्ले ऑटो होता है, वो खुद ही एडजस्ट होता है। और इफ आई एम रॉन्ग मुझे करेक्ट करें, ये आई थिंक ZX14 जब हुआ था तब ये थोड़ा कॉमन हुआ था, वहाँ से स्टार्ट हुआ था कि हाइड्रोलिक क्लच आने से। मुझे उसकी इन्फो नहीं है। उससे पहले वाले का वायर्ड क्लच है, सिर्फ ZX14 के अंदर मैंने देखे हैं कि हाइड्रोलिक्स है। अच्छा, 14R मैंने इतने ज़्यादा देखे नहीं है ना, मुझे मैंने उनके बारे में कभी इन्फो लिया है तो मुझे पता नहीं उसके अंदर। मुझे लगता है वायर क्लच है, हाइड्रोलिक ना हो, में भी शायद, आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे इन्फो नहीं है इसके बारे में। चलें बॉयज, ये आपको हम गूगल से करेक्ट कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा ये मैंने खुद तैयार करवाई है, ये मुझे मिली नहीं थी। ये सीट जो है ये मैंने इसको चेंज की है इसकी। और इसके अलावा आपको पैडिंग भी एक्स्ट्रा की है या जस्ट ये फॉर्चूनर? नहीं, पैडिंग नहीं होती इसकी, क्योंकि पैडिंग होती है ना तो फिर इसके जो कट है ना ये छुप जाते हैं। जब आप एक्स्ट्रा फॉर्म रखते हैं ना फिर ये कट आपको विजिबल नहीं होते। तो बस सीट कवर बनवाया है। इसके अलावा आप अगर यहाँ पे देखें आपको ना सैम्को के होस पाइप नजर आएंगे, ये भी आफ्टर मार्केट आएंगे। ये आफ्टर मार्केट, हाँ, सैम्को के हैं और ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। और अगर आप इस तरफ आएँ, जो
ये RNG की टेल टाइडी है, बड़ी एक्सपेंसिव होती है और इसके साथ इंडिकेटर है जो बहुत ही ब्राइट है। इसके अलावा इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है फुल सिस्टम स्टेनलेस स्टील का। ये वैंडेमन है? नहीं, ये TT3 है, होता वैंडीमन की तरह ही है, लेकिन वैंडीमन थोड़ा सा लंबा होता है, ये थोड़ा सा शॉर्ट होता है, इसकी लाउडनेस ज़्यादा है थोड़ी सी। ठीक है। और ये आपने कहा फुल सिस्टम है? हाँ, फुल सिस्टम होता है। विदाउट कैट है? हाँ, फुल सिस्टम विदाउट कैट है। इसके हेडर्स भी चेंज है, लेकिन स्टेनलेस स्टील का सिस्टम है पूरा। ओके। तो हे भाई, जी जी। मिरर्स जो हैं ये इसके स्टॉक हैं, ये एडजस्टेबल होते हैं ना? हाँ जी, स्ट्रोक हैं ये मैनुअली, आप ये 10R जैसे ही होते हैं, आप इसको जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी नीड के लिहाज से, लेकिन ये उतर जाएंगे। इसकी जगह मैंने विंग्स मंगवाए हैं, वो लग जाएंगे। डाउनफोर्स विंग लाइट्स? हाँ जी, डाउन फोर्स विंगलेट। और वैसे भी उसमें बाइक जो है ना बड़ा खूबसूरत लगता है H2। इसके अलावा आपको मैं इसके वो इंडिकेटर्स की हम बात कर रहे थे, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि आप इसकी रोशनी चेक कीजिएगा। स्टॉक इंडिकेटर्स का आपको सामने से मिल जाएगा और उसके साथ आप कंपेयर कीजिएगा इसको। ये स्टॉक इंडिकेटर्स की रोशनी है। अब आप जो आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं उनकी जाके देखें। ये डे लाइट के अंदर ही बहुत आप लोगों को डिफरेंस तो ये बैक इंडिकेटर्स देखने में इतने छोटे हैं लेकिन कितने ब्राइट हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं देख रहा हूँ डैम्पर लगा हुआ है। ये कंपनी से यही डैम्पर आता है या ये आफ्टर मार्केट आता है? जी, ओलिंस का डैम्पर है। 10R में भी यही लगाता है। 10R 16 ऑनवर्ड जो है H2 और H2R और ZX 10R, इन सब में जो है एक ही मॉडल का डैम्पर आता है ओलिंस का, और ये इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड बाइक होता है। मतलब ये हम इसकी स्पीड को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, इसको स्टिफ या सॉफ्ट नहीं कर सकते, ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड ऑटो एडजस्ट। अच्छा, और जिन लोगों को बाइक्स का नॉलेज नहीं है, सिर्फ कॉस्मेटिकली पसंद है, उनको डैम्पर का नॉलेज नहीं होगा जैसे मुझे नहीं है, तो काइंडली ज़रा उन ऑडियंस के लिए गाइड करेंगे डैम्पर का पर्पस क्या होता है? ये बेसिकली अगर आप इसको गौर से देखें, इसने ना आपकी स्टीयरिंग को ना पकड़ा हुआ है टैंक के साथ। मतलब एक स्टीयरिंग को उसने टैंक के साथ ना पकड़ा हुआ है और बीच में एक शॉक सा आपको नज़र आ रहा होगा कि एक शॉक सा है। अब ये जब मैं इसको आगे पीछे करूँगा तो ये यहाँ से देखें अंदर जा रहा है, इस तरह करूँगा तो बाहर आ रहा है। अब होता क्या है, जब बाइक बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही होती है और बाइक हल्का सा भी व्हील उठा के नीचे वापस रखती है, तो इसके हैंडल में वबल आने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ कर देते हैं। तो अगर किसी भी वजह से आपकी बाइक के हैंडल में वबल्स आते हैं और आपकी अगला एंड पूरा कांपना शुरू कर देता है लेफ़्ट राइट, तो फिर ये जो है ना ये अपने आप को स्टिफ कर लेता है एकदम। जब ये अपने आप को स्टिफ करता है तो आपका हैंडल एकदम सीधा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आप अगर हैंडल को सीधा करने की कोशिश करेंगे ना, फोर्स करेंगे, तो बाइक गिर भी सकता है, लेकिन जब ये करता है तो आपका बाइक सीधा हो जाता है, गिरता नहीं है। आप नेट पे भी देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं जहाँ पे जो गोरे हैं उनकी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें उनका पूरा बाइक जो है बबल करता है। और वो नॉट रॉन्ग उसको टैंक स्लैपर कहते हैं। जी जी। और कुछ गोरे तो हैं, मैंने ये भी देखा है कि वो इसको बिल्कुल ही ना इसको सॉफ्ट कर लेते हैं अपनी ग्रिप इसके ऊपर, इसको वो इसके ऊपर जो है ना अपने हाथों को कर लेते हैं सॉफ्ट। आप जिस भी गोरे को कहेंगे वो यही कहेगा कि आपने खुद से इसको नहीं रोकना, आपने बस इसको बस हल्का सा पकड़ के रखना है, इसको काम करने दें। तो ये थोड़ी देर बाद एक्टिव होता है, विद इन 2 to 3 सेकंड एक्टिव हो जाता है, उसके बाद ये बाइक को पूरा स्टेबल कर देता है। अच्छा, बाइक जितना बाहर से ब्यूटीफुल होना चाहिए, मेरे ख्याल से उसका जो मेन इंटरफेस है, क्योंकि आपने जब राइड करनी है तो आपने सिर्फ रोड नहीं देखनी, आपने जब राइडर को जो है ना, राइडर को ये नज़र आ रहा होता है सारा हिस्सा, ठीक है। इसका कॉकपिट व्यू अगर इसे कहें, ये भी बड़ा प्यारा है। इसका ज़रा काइंडली बताएं, ये जो स्विचेस हैं ये किस किस फंक्शंस के हैं? एक तो इसका मेन किल स्विच होगा, ये तो किल स्विच है, और स्टार्ट भी इसी के अंदर उन्होंने कंबाइन किया हुआ है। ये किल स्विच हो गया, यहाँ पे करके नीचे करेंगे स्टार्ट हो जाएगी। और ये इसका मोड का बटन है जिससे आप मीटर को नेविगेट करके मुख्तलिफ सेटिंग्स मेन्यू खोल लेते हैं। बेसिकली मेन्यू यहाँ से खुल जाता है और उसको नेविगेट करने के लिए आपको उन्होंने ये स्विचेस दिए हुए हैं। इंडिकेटर्स है, हैज़र्ड लाइट है और हॉर्न है। और यहाँ पे ऊपर आपको हैज़र्ड का बटन मिलता है, और जो हाई बीम का भी है वो इसके अंदर ही क्लब है। आप इसको एक दफ़ा ऊपर करके छोड़ेंगे तो हाई बीम उसकी होती है, क्या कहते हैं, डिपर, सॉरी, जो डिपर है वो तो इस तरह परफॉर्म करता है, लेकिन एक बार ऊपर करेंगे तो इसकी मेन हाई बीम कंटिन्यूस होने जाती है। ज़ुहैब भाई, इसका ज़रा इग्निशन ऑन करिएगा ताकि इसका मीटर हम दिखा सकें। नए बाइक एक आया है, उसके अंदर उन्होंने हमें बताया कि इसका इंफोटेनमेंट जो है उसके अंदर TFT चेंज हुआ है। तो अच्छा, इसके क्लस्टर और जो 19 ऑनवर्ड आया था उसमें 2 डिफरेंस है मेन। ये पोर्शन तो आपको वैसे ही नज़र आएगा, सारी लाइट्स वगैरह उन्होंने इधर ही दी हुई है नई वाले में भी, लेकिन इस मीटर में ये था कि इसकी जब इसकी जो RPM की लाइट है वो जितने RPM पे जाएगी उसमें नीचे लाइट ऑन होती है। ये देखो,
ठीक है। नए वाले में उन्होंने ये लाइट वाला फंक्शन खत्म कर दिया है, लेकिन सारे उसके नंबर्स ऑलरेडी ऑलरेडी लिखे हुए हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये इसका आप समझ लें एनालॉग टाइप है, और उसका जो है वो TFT डिस्प्ले है, कलरफुल डिस्प्ले है, जिसको और वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाती है और कलरफुल है। तो इसलिए वो आजकल की जो मतलब आजकल की जनरेशन के लिहाज से, या जो जिस तरह हर बाइक अडोप्ट करी है TFT डिस्प्ले, तो वो देखने में बड़ा प्यारा लगता है। तो अगर इंफॉर्मेशन की बात करें उसके TFT में और इसका TFT, जो TFT तो इसमें भी इसका, लेकिन इसकी जो ये स्क्रीन है ये छोटी है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने बड़ी स्क्रीन डाली, तो उन्होंने कावासाकी ने उसको यूटिलाइज भी किया, तो उसके अंदर एट द टाइम आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, चलें ज़ुहैब भाई, थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया। और काइंडली ज़रा मेरे सब्सक्राइबर से एक रिक्वेस्ट कर दें, मेरे चैनल का नाम है एड्रेनालाइन ऑटोज़, उनसे रिक्वेस्ट कर दें कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सिर्फ व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं। देखें यूट्यूब पे सब बंदों को ये इशू होता है, व्यूज़ तो मिल जाते हैं, सब्सक्राइबर जो है ना, लोग सब्सक्राइब का बटन दबाने में बड़ा हेजिटेट फील करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इनको सपोर्ट करें और इनके चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें वीडियोज़ को, और आगे शेयर भी करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। चलें, और थैंक यू ज़ुहैब भाई, बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ जी, टेक केयर।